तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम द हिंदू इस न्यूज़पेपर में आने वाले एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बैंक एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल की ओर और उसे डिस्कस करना हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टाइटल की बात करेंगे सबसे पहले, तो आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल आता है अकोमोडेटिंग डिसेंट ऑन द टीवी के गवर्नमेंट्स एक्शन। यहाँ पर इस हेडलाइन में जो है वो दो मेन बातें हैं। सबसे पहली बात आती है अकोमोडेटिंग डिसेंट। इसका क्या मतलब होता है? अकोमोडेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को जगह देना, स्वीकार करना या फिर समायोजन करना किसी चीज़ का। और डिसेंट का मतलब होता है असहमति, विरोध या फिर सरकार या फिर अथॉरिटी की बात से थोड़ी अलग राय रखना। तो उसे हम कहते हैं डिसेंट करना, बेसिकली असहमति होना या फिर किसी चीज़ को लेकर विरोध होना। ठीक है, यानी कि लोग अगर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं तो उनकी बात को सुनना और उन्हें जगह देना, इसे हम कहेंगे अकोमोडेटिंग डिसेंट। और दूसरा पार्ट हमारा आता है ऑन द टीवी के गवर्नमेंट्स एक्शन। टीवी के यानी कि तमिल वेट्टरी कड़गम। ओके, ये जो हमारी जो टीवी की सरकार है नई, जो मतलब कि विजय थलापति के अंडर है तमिलनाडु की सरकार, तो यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही है कि टीवी की यानी कि तमिल का वेट्टरी कड़गम सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर ये पूरा आर्टिकल आज का लिखा गया है। यानी कि ये जो एडिटोरियल है वो टीवी की सरकार के उन कामों पर बात कर रहा है कि वो अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़, विरोध और असहमति यानी कि डिसेंट को कैसे हैंडल कर रहे हैं। क्या वो लोगों के विरोध को जगह दे रहे हैं या यानी कि उनकी बात सुन रहे हैं, उनके मतलब कि जो भी उनके क्रिटिसिज्म वो कर रहे हैं, या मतलब कि कोई मंत्री है, कोई लोग है, तो उनकी बात को के क्या सुना जा रहा है या फिर उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो यही जो बात है वो आज के हमारे एडिटोरियल में हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों हमारे टाइटल के नीचे आपको जो है वो एक और लाइन दी जाती है। यहाँ पर लिखा गया है यूजिंग क्रिमिनल लॉ टू प्रोटेक्ट रेप्यूटेशन ऑफ रूलर्स इज कंडेमनेबल। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? इस लाइन में ऑथर ने सरकार के काम पर एक बहुत ही तीखी यानी कि टिप्पणी की है, क्रिटिसिज्म किया है, बेसिकली आलोचना की है। तो एडिटोरियल कहता है कि क्रिमिनल लॉ यानी कि जो फौजदारी कानून है, यानी कि ऐसे सख्त कानून जिनके तहत किसी को भी सीधे अरेस्ट करके जेल भेजा जा सकता है, तो क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल करना ताकि रूलर्स की रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके, ये पूरी तरीके से कंडेमनेबल है। यानी कि यहाँ पर बात क्या हो रही है कि एडिटोरियल ये कहता है कि क्रिमिनल लॉ यानी कि ऐसे सख्त कानून जिनके तहत किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इनका इस्तेमाल करना ताकि रूलर्स यानी कि जो नेता है, मंत्री है या फिर जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जो रेप्यूटेशन है, उनकी जो इज्जत है, उनका जो नाम या फिर जो शोहरत है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना या फिर सुरक्षित करना, यानी कि ये किया जाना, ये पूरी तरीके से जो है वो कंडेमनेबल है। कंडेमनेबल है यानी कि निंदनीय है, यानी कि जिसकी बड़ी आलोचना और विरोध होना चाहिए, ऐसा काम है। यानी कि नेताओं या फिर सरकार में जो बैठे जो लोग हैं, उन मतलब कि बैठे लोगों को अगर कोई लगता है कि उनके खिलाफ बोलने से उनकी इज्जत खराब हो रही है, तो इसीलिए अगर जेल भेजने वाले के साथ मतलब कि क्रिमिनल लॉज का सहारा लेना, ये पूरी तरीके से गलत है या फिर निंदनीय कार्य है। यानी कि पावर में बैठे लोगों को क्रिटिसाइज करने पर अरेस्ट की धमकी देना या फिर जेल भेजना डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इस चीज़ पर जो है वो पूरा एडिटोरियल हमारा मतलब कि बात करता है। अब इसी के साथ हम एडिटोरियल को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बताया जाता है एट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिस्पोजिशन इज टॉलरेंस ऑफ डिसेंट एंड अपहोल्डिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ। थ्रेट्स टू दिस कैन अनडू द निट ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस लाइन में जो है वो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के असली मतलब और आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। ऑथर कहते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक डिस्पोजिशन के अंदर यानी कि सबसे मुख्य या फिर ज़रूरी हिस्से में दो चीज़ें होती है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी भी डेमोक्रेटिक डिस्पोजिशन यानी कि एक लोकतांत्रिक यात्रिक सोच या फिर मतलब कि सरकार का जो मिजाज है, उसके मतलब कि सबसे मुख्य या फिर ज़रूरी हिस्से में यानी कि एट द हार्ट, इसमें जो है वो दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ें होती है टॉलरेंस ऑफ डिसेंट। टॉलरेंस ऑफ डिसेंट का क्या मतलब होता है? विरोध या फिर असहमति को सहने की क्षमता। यानी कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोले या फिर उसे जेल भेजने के बजाय उसकी बात सुने, बर्दाश्त करना, तो उसे हम कहते हैं टॉलरेंस ऑफ डिसेंट, यानी कि विरोध को जो है वो सहना। ये पहली चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ होती है अपहोल्डिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है कानून के राज को मतलब कि सबसे ऊपर रखना, यानी कि कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे कोई आम नागरिक हो या फिर देश का नेता हो, तो उसे जो है वो सबसे ज़रूरी यानी कि सबसे ऊपर रखना। यानी कि एडिटोरियल जो है वो आगे वार्निंग देता है कि अगर इन दोनों चीज़ों को खतरा पहुंचा, यानी कि थ्रेट्स टू दिस,
तो ये किसी भी देश की जो है वो नीड ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि नीड ऑफ डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि लोकतंत्र का जो ताना बाना है या फिर मतलब कि जिससे पूरा देश एक साथ जुड़ा रहता है, वो जो नीड ऑफ डेमोक्रेसी है उनको जो है वो अंडू कर सकता है। अंडू यानी कि मतलब कि पूरी तरीके से तबाह कर सकता है, बिखेर सकता है, अगर ये जो दो चीज़ें हैं वो किसी भी सरकार में नहीं है तो। यानी कि एक सच्चा लोकतंत्र डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वहाँ सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बर्दाश्त किया जाए और कानून के राज को सबसे ऊपर रखा जाए। अगर सरकार विरोध करने वाले को दबाने लगे और कानून का गलत इस्तेमाल करे तो लोकतंत्र का जो पूरा ताना बाना है, यानी कि जो सिस्टम है, वो देश का मतलब कि देश के लिए मतलब कि खतरा बन सकता है या फिर आपस की जो एकता है उसको बिखेर सकता है, यानी कि मतलब कि तबाह कर सकता है। इस तरीके से बताया गया है। अब आगे बताया जाता है कि इन द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑफ तमिलग वेट्री कड़गम टीवीके's रूल्स इन तमिलनाडु एटलीस्ट 10 people हैव बीन सब्जेक्ट टू पुलिस एक्शन ऑन अकाउंट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर और हिज कैबिनेट कलीग्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस लाइन में एक जो है वो एक ज़मीन रियलिटी और फैक्चुअल इंसिडेंट के बारे में जो है वो बात हो रही है। ऑथर यहाँ पर बताते हैं कि तमिलनाडु में जो तमिलग वेट्री कड़गम की जो सरकार है उनके बनने के 2 महीने पहले इन द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स उसके अंदर ही जो है वो कम से कम 10 लोगों पर पुलिस एक्शन लिया गया है, यानी कि एटलीस्ट 10 people हैव बीन सब्जेक्ट टू पुलिस एक्शन। और इस पुलिस कार्रवाई का कारण क्या है? इस पुलिस कार्रवाई का कारण ये था कि उन लोगों ने चीफ मिनिस्टर या फिर उनके जो कैबिनेट कलीग्स हैं, यानी कि मतलब कि सरकार के जो बाकी मंत्री या फिर जो कैबिनेट के जो सदस्य है उनके खिलाफ कुछ बोला था, यानी कि उनकी आलोचना की थी। स्पीकिंग अगेंस्ट यानी कि उनके खिलाफ कुछ बोला था। यानी कि टीवी के सरकार को बने अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए थे, लेकिन इतने कम समय में ही कम से कम 10 लोगों पर पुलिस ने एक्शन ले लिया। और उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर या फिर उनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी या फिर उनकी किसी बात का जो है वो विरोध कर लिया था, तो इसलिए उन्हें जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था। दोस्तों आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, वाइल द केस ऑफ फॉर्मर मिनिस्टर अनिता राधाकृष्णन्स अरेस्ट फॉर क्रिटिसाइजिंग चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय गेन द स्पॉटलाइट, देयर वर सेवरल अदर्स हु अरेस्टेड और फेस्ड पुलिस एक्शन ओवर द कोर्स ऑफ दिस पीरियड। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इसमें यह बताया जा रहा है कि जो फॉर्मर मिनिस्टर है अनिता राधाकृष्णन, फॉर्मर मिनिस्टर यानी कि जो पुराने मंत्री हैं, यानी कि डीएमके के जो एमएलए हैं, उनके द्वारा चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय की आलोचना करने पर उनकी अरेस्ट का मामला जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि स्पॉटलाइट में आ चुका है। यानी कि गेन द स्पॉटलाइट, यानी कि सभी का ध्यान खींच रहा है, यानी कि सभी का ध्यान खींचने में कामयाब रहा है, यानी कि खबरों और चर्चों में मतलब कि छाया हुआ है। ठीक है, लेकिन ऑथर सिर्फ यही साफ नहीं करते हैं, यही बात हमें बता नहीं रहे हैं, बल्कि ऑथर ये भी साफ कर रहे हैं कि ये अकेला मामला नहीं था। ओवर द कोर्स ऑफ दिस पीरियड, यानी कि इसी 2 महीने के दौरान जो है वो ऐसे सेवरल अदर्स केसेस भी जो है ऐसे थे, यानी कि ऐसे कई और लोग भी थे जिन्हें जो है वो अरेस्ट किया गया और उन्हें जो है वो फिर जो है वो मतलब कि पुलिस एक्शन फेस करना पड़ा, यानी कि पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। यानी कि चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय की आलोचना करने के आरोप में पुराने मंत्री अनिता राधाकृष्णन की अरेस्ट सबसे ज़्यादा खबरों में रही और चर्चा का विषय बनी। लेकिन इस 2 महीने के दौरान सिर्फ वही अकेले नहीं थे, उनके अलावा भी कई ऐसे लोग थे जिन्हें जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की। और उनका जो है वो कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो चीफ मिनिस्टर की, यानी कि जोसेफ विजय की जो है वो मतलब कि किसी ना किसी तरीके से आलोचना की थी, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर बोलकर हो, लिख कर हो, किसी ना किसी तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। आगे यहाँ पर बताया जाता है, दिस इंक्लूड्स जेम्स राजा ऑफ तिरुनेलवेली, वी विष्णु प्रभु एंड टी मनोज कुमार, रेसिडेंट्स ऑफ कोयम्बटूर, फॉर अ फेसबुक पोस्ट क्रिटिसाइजिंग द चीफ मिनिस्टर एंड थंगमनी ऑफ करूर। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ऑथर यहाँ पर बताते हैं कि इन लोगों में जो है वो जेम्स राजा जो कि तिरुनेलवेली से आते हैं, वी विष्णु प्रभु और टी मनोज कुमार जो कि कोयम्बटूर के रहने वाले हैं, तो इन लोगों ये भी जो लोग हैं वो मतलब कि शामिल है, जिन्हें क्या किया गया था, तो चीफ मिनिस्टर की आलोचना करने वाली एक फेसबुक पोस्ट के सिलसिले में जो है वो टारगेट करके मतलब कि अरेस्ट किया गया। और इसके अलावा जो है वो मतलब कि थंगमणि जो कि करूर से आते हैं, इन पर भी जो है वो पुलिस कार्रवाई हुई है। यानी कि जो मामला है वो सिर्फ बड़े बड़े नेताओं तक सीमित नहीं है। पुलिस ने जो है वो तिरुनेलवेली के जो जेम्स राजा है, करूर के जो थंगमणि है, या फिर जो कोयम्बटूर के जो 2 आम नागरिक है, विष्णु प्रभु और मनोज कुमार, इन पर भी जो है वो एक्शन लिया है, जिन पर आरोप ये था कि उन्होंने जो है वो फेसबुक पर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई पोस्ट लिखी थी क्रिटिसिज्म वाली। तो इस तरीके से बताया जा रहा है।
अब दोस्तों आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, इन द केस ऑफ द द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK's Gen Z wing leader A. Anbanantham, police search his residence claiming that he made derogatory post regarding Mr. Vijay and his family। यानी कि इस सेंटेंस में एक और स्पेसिफिक इंसिडेंट का हवाला दिया गया है जो कि विपक्ष यानी कि अपोजिशन नेता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑथर कहते हैं कि द्रविड़ मुनेत्र जो कड़गम है यानी कि DMK की जो मतलब कि जेन जी विंग लीडर है A. अनबनंथम, इनके मामले में जो है वो पुलिस ने उनके रेसिडेंस यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं, उनका जो घर है उस पर जो है वो रेड किया यानी कि सर्च किया। ठीक है, और पुलिस ने जो है वो ये क्लेम किया यानी कि ये दावा करते हुए कहा कि उन्होंने जो है वो चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय और उनकी जो फैमिली यानी कि उनका जो परिवार है उनके खिलाफ डेरोगेटरी सोशल मीडिया पोस्ट किए थे। डेरोगेटरी यानी कि बहुत ही अपमानजनक, बहुत ही भद्दे या फिर इज्जत को ठेस पहुंचाने वाले जो है वो मतलब कि पोस्ट किसके द्वारा किए गए थे, तो DMK की जो जेंजी विंग लीडर है A. अनबनंथन, इनके द्वारा जो है वो किए गए थे। यानी कि DMK पार्टी ने युवा जेंजी नेता A. अनबनंथन के घर पर जो है वो मतलब कि पुलिस ने छापा मारा और पुलिस के द्वारा जो है वो मतलब कि ये दावा किया गया था कि उन्होंने CM विजय और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक डेरोगेटरी पोस्ट और रील्स जो है वो शेयर की थी। तो इस केस में जो है वो मतलब कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है, यूट्यूबर मरिदास वॉज अरेस्टेड बाय द चेन्नई साइबर क्राइम पुलिस फॉर हिज रिमार्क्स अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एस कीर्तना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, ऑथर यहाँ पर बताते हैं कि पॉपुलर यूट्यूबर मरिदास को जो है वो मतलब कि चेन्नई साइबर क्राइम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उनके अरेस्ट का कारण ये था कि उन्होंने जो है वो चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एस कीर्तना यानी कि जो मतलब कि उद्योग मंत्री है उनके खिलाफ जो है वो कुछ टिप्पणियां की थी यानी कि कुछ बयान बोले थे। ठीक है, इस तरीके से यानी कि सरकार के खिलाफ बोलने पर सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर्स ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया क्रिएटर्स भी टारगेट हो रहे हैं। यूट्यूबर मरिदास को चेन्नई साइबर क्राइम पुलिस ने मदुराई में अरेस्ट कर लिया था क्योंकि उन्होंने चीफ मिनिस्टर यानी कि ये जो सी जोसेफ विजय है और उद्योग मंत्री जो है वो एस कीर्तना, उनके खिलाफ जो है वो अपने वीडियोस और पोस्ट में मतलब कि आलोचना की थी या फिर कुछ मतलब कि ऐसी बातें कही थी जो मतलब कि क्रिटिसिज्म के अंदर आती है। तो उनको जो है वो इस चीज़ के लिए जो है वो अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा दोस्तों DMK MLA मार्कंडेयन वॉज अरेस्टेड इन तोत्तुकुड़ी ओवर एन अलेज थ्रेट ही मेड अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। यानी कि यहाँ पर बताया जाता है, ऑथर यहाँ पर बता रहे हैं कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK के जो MLA है मार्कंडेयन जो कि विलातीकुलम तोत्तुकुड़ी के विधायक है, तो वहाँ से जो है वो उन्हें तोत्तुकुड़ी में ही अरेस्ट कर लिया गया और उनके अरेस्ट का जो आरोप है यानी कि ओवर एन अलेज थ्रेट यानी कि उनको जो है वो एक धमकी के सिलसिले में जो है वो मतलब कि आरोपी मानकर जो है वो अरेस्ट किया गया था। और यानी कि उनका कसूर ये था कि उन्होंने जो है वो कोविलपट्टी में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान जो है वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ थ्रेट यानी कि धमकी या फिर जो शारीरिक नुकसान पहुंचाने की बातें कह दी थी। यानी कि पुलिस ने जो है वो DMK MLA GV मार्कंडेयन को भी जो है वो तोत्तुकुड़ी में अरेस्ट कर लिया। उन पर आरोप ये लगाया गया था कि उन्होंने एक पब्लिक रैली में बोलते हुए चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ रैली के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया और उन्हें जो है वो धमकी दी थी, इस तरीके से बताया जाता है। आगे यहाँ पर और बताया जाता है, अदर्स अरेस्टेड इंक्लूड विनोद सूर्य कुमार हु कमेंटेड ऑन HRNC मिनिस्टर एस रमेश and RJ Saran Jayaraman who was arrested by the police for content posted on Instagram targeting a woman who supported the TVK. A case was also filed against Indrani Sudalai Muthu for remarks made against S Ramesh। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जाता है, इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा की गई कुछ और अरेस्ट और कुछ और लीगल केसेस का यानी कि यहाँ पर हवाला दिया गया है। पहला केस है विनोद सूर्य कुमार का, तो इन्हें अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने जो है वो टीवी के सरकार के HRNCE मिनिस्टर एस रमेश के खिलाफ सोशल मीडिया पर कमेंट किया था। HRNCE का क्या मतलब होता है, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स मिनिस्टर, यानी कि धार्मिक स्थलों या फिर जो मंदिरों के मामलों का जो मंत्री होता है उसे कहा जाता है HRNCE मिनिस्टर। तो विनोद सूर्य कुमार ने क्या किया था, तो इनके खिलाफ जो है वो मतलब कि कुछ टिप्पणियां की थी या फिर मतलब कि कुछ कमेंट्स किए थे, तो इनके इस मामले में जो है वो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। दूसरा केस आता है RJ सरन जयारमन का, तो इन्हें जो है वो पुलिस ने इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि उन्होंने जो है वो इंस्टाग्राम पर ऐसे कंटेंट यानी कि ऐसे वीडियो फोटोज या फिर पोस्ट डाले थे जो कि टीवी के सरकार का समर्थन करने वाली एक महिला को टारगेट कर रहे थे, यानी कि निशाना बना रहे थे या फिर ट्रोल कर रहे थे। तो इस मामले में जो है वो इनको अरेस्ट किया गया। और तीसरा केस आता है इंद्रानी सुदलाई मुथु। ओके, तो इनके खिलाफ भी जो है वो पुलिस ने केस फाइल किया है क्योंकि उन्होंने जो है वो HRNC मिनिस्टर एस रमेश के खिलाफ अपमानजनक रिमार्क्स यानी कि टिप्पणियां की थी। यानी कि पुलिस कार्रवाई का जो दायरा है वो
सिर्फ जो है वो सीएम विजय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके जो मंत्रियों के खिलाफ बोलने पर भी जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। विनोद सूर्य कुमार को जो है वो एचआरएनसी मंत्री एस रमेश पर कमेंट करने के लिए अरेस्ट किया गया था, जबकि इंद्रानी सुदलाई मुथु पर भी उन्हीं मतलब कि मंत्री के खिलाफ बयान देने पर केस दर्ज हुआ। इसके अलावा आरजे सरन जयारमन को जो है वो टीवी के सपोर्टर एक महिला को जो है वो मतलब कि टीवी के सपोर्टर की एक महिला को इंस्टाग्राम पर जो है वो ट्रोल यानी कि टारगेट करने के आरोप में जो है वो अरेस्ट किया गया था। तो यहाँ पर ये जो 3 नाम है, विनोद सूर्य कुमार, आरजे सरन जयारमन या फिर इंद्रानी सुदलाई मुथु, तो इनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था कुछ टिप्पणियां करने के लिए। इन मतलब कि विनोद सूर्य कुमार या फिर इंद्रानी सुदलाई मुथु, इन्होंने तो है जो मतलब कि एचआरएनसी मिनिस्टर पर मतलब कि क्या किया था, तो टिप्पणियां की थी। यानी कि जो हिंदू रिलीजियस या फिर जो चैरिटेबल इंडोमेंट्स मिनिस्टर है, यानी कि जो धार्मिक स्थलों के या फिर जो मंदिरों के मामलों की जो मिनिस्टर है, इन पर टिप्पणियां करने के लिए इन्हें अरेस्ट किया गया था। और आरजे सरन जयारमन को इनको जो है वो मतलब कि टीवी के मतलब के खिलाफ जो है वो मतलब कि कुछ अभद्र टिप्पणियां या फिर जो कंटेंट वीडियो या फिर पोस्ट है वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे बताया जाता है, political actors of all hues have normalized using the police and criminal laws as a shield to protect their reputation whenever they come to power। यानी कि सेंटेंस में ऑथर पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की एक पुरानी और ख़राब आदत पर निशाना साध रहे हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, हमारे ऑथर बताते हैं कि पॉलिटिकल एक्टर्स ऑफ ऑल ह्यूज़, यानी कि हर तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर जो नेता, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी या फिर विचारधारा के हो, तो इन्होंने जो है वो इस बात को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया है। यानी कि बिल्कुल आम या फिर मतलब कि बिल्कुल ऐसा बना दिया है जैसे कि कोई गलत बात ना हो। और वो जब भी मतलब कि कम टू पावर, यानी कि वो जब भी सत्ता में आते हैं, सरकार बनाते हैं, तब वो पुलिस और क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल एक शील्ड की तरह करते हैं। यानी कि जो फौजदारी कानून है कि किसी को भी जो है वो मतलब कि गिरफ्तार किया जाता है तभी के तभी, तो इसका जो इस्तेमाल है वो एक ढाल या फिर सुरक्षा कवच की तरह करते हैं, ताकि वो अपनी रेप्यूटेशन यानी कि इज्जत और छवि को बचा सके। यानी कि जो बीमारी है वो सिर्फ एक पार्टी की नहीं है। देश की लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी और नेता जब भी सरकार बनाती है तो अपनी इज्जत और छवि को आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म से बचाने के लिए पुलिस और क्रिमिनल लॉज को एक ढाल यानी कि शील्ड की तरह इस्तेमाल करने लगती है। उन्होंने इस गलत तरीके को बिल्कुल आम बना दिया है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है, दिस क्रिएट्स अ स्ट्रक्चरल रिस्क फॉर डेमोक्रेसी। The actions of the police indicate a wider pattern of speech-related arrest and authoritarianism under the TVK government, where defamation, the IT Act and cybercrime provisions are invoked at will for any criticism against individuals in the government or the ruling party। यानी कि सेंटेंस में ऑथर बता रहे हैं कि पुलिस की इस तरीके की जो कार्रवाई है उससे कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुलिस की एक कार्रवाई स्ट्रक्चरल रिस्क पैदा कर सकती है। स्ट्रक्चरल रिस्क यानी कि एक बुनियादी या फिर एक संरचनात्मक खतरा जो पूरे सिस्टम को अंदर से कमज़ोर कर देता है, तो ऐसा जो रिस्क है वो पैदा कर सकती है। पुलिस के ये कदम जो है वो वाइडर पैटर्न दिखाते हैं, यानी कि एक बड़ा और गहरा मतलब कि तरीका दिखाते हैं, ट्रेंड दिखाते हैं, जहाँ पर स्पीच रिलेटेड अरेस्ट हो रही है। स्पीच रिलेटेड अरेस्ट यानी कि सिर्फ बोलने, लिखने या फिर ओपिनियन देने पर ही गिरफ्तार किया जा रहा है लोगों को। इससे टीवी के सरकार के अंदर जो है वो अथॉरिटेरियनिज्म यानी कि तानाशाही या फिर एक मतलब कि जहाँ पर जनता की आवाज़ दबाई जाती है, ये सारी चीज़ें जो है वो झलक रही है। अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो मतलब कि टीवी के सरकार के अंदर जो है वो मतलब कि झलकता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है वो डिफेमेशन, IT एक्ट और साइबर क्राइम प्रोविजंस को मतलब कि इन्वोक किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि डिफेमेशन यानी कि मानहानि का कानून, IT एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून जो ऑनलाइन पोस्ट पर लगता है वो, ठीक है, और साइबर क्राइम प्रोविजंस यानी कि इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़े जो कानून की धाराएं हैं वो, तो इन सबको जो है वो इन्वोक एट विल यानी कि अपनी मर्जी से जब चाहे जब लागू कर देने का इस्तेमाल कर लेना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो की जा रही है कि ये सारी जो चीज़ें हैं डिफेमेशन, IT एक्ट या फिर ये जो साइबर क्राइम प्रोविजन है, ये जब भी चाहे वो जो सरकार है वो लगा रही है, यानी कि बिना कोई जांच पड़ताल किए बस इन्हें जो है वो ऐसा लग रहा है कि हमारी क्रिटिसिज्म हो रही है तो इसलिए जो है वो जो मन में आए वो किया जाए। और किसी भी ऐसे क्रिटिसिज्म के खिलाफ जो है वो सरकार या फिर रूलिंग पार्टी के नेताओं के खिलाफ हो, उसके लिए जो है वो ये किया जा रहा है। यानी कि जब भी किसी मतलब कि रूलिंग पार्टी के नेताओं के खिलाफ या वहाँ पे मतलब कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई आलोचना करता है, कोई अभद्र टिप्पणियाँ करता है, तो उसके खिलाफ जो है वो ये सारी चीज़ें की जा रही है, डिफेमेशन, IT एक्ट या फिर साइबर क्राइम प्रोविजंस। यानी कि यहाँ पर ओवरऑल क्या बताया गया है कि सरकार की ये जो हरकत है
ये लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ा खतरा है। पुलिस का ये रवैया साफ दिखाता है कि टीवी की सरकार में तानाशाही का रुख जो है वो अपनाया जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति सरकार या फिर उसकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलता है तो बिना सोचे समझे अपनी मर्जी से डिफेमेशन, आईटी एक्ट या फिर साइबर क्राइम के जो कानून है वो लगा कर जो है वो लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। इस तरीके से जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर कहा जाता है कंप्लेंट्स बिंग फाइल्ड बाय द टीवी के cadre एंड द सो मोटो एक्शन ऑफ द पुलिस टारगेटिंग डिसेंटर्स कुड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेल्स। इस सेंटेंस में ऑथर वार्निंग दे रहे हैं कि पार्टी वर्कर्स और पुलिस की जो आदत है वो कितनी डेंजरस हो सकती है। पहले यहाँ पर बताया जाता है टीवी के cadre यानी कि पार्टी के जो कार्यकर्ता है या फिर जो समर्थक है उनके द्वारा जो है वो कंप्लेंट्स बिंग फाइल्ड यानी कि जगह जगह जो है वो शिकायत दर्ज करवाना, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंप्लेंट्स बिंग फाइल्ड। ओके, और पुलिस द्वारा जो है वो सो मोटो एक्शन यानी कि खुद से ही बिना किसी की शिकायत या फिर मतलब कि सीधे कार्रवाई कर देना। तो जब ये दोनों मिलकर डिसेंटर्स यानी कि मतलब कि विरोधी, आलोचक या फिर सरकार के खिलाफ बोलने वाले जो लोग हैं इनको टारगेट करने लगते हैं टीवी के cadre और मतलब कि सो मोटो एक्शन, तो ये जो चीज़ है वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पूरे प्रशासन या फिर सरकार की व्यवस्था को रन ऑफ द रेल्स कर सकती है, यानी कि पटरियों से नीचे नीचे उतार सकती है। रन ऑफ द रेल्स का क्या मतलब होता है कि पटरी से नीचे उतार देना, यानी कि पूरी तरीके से बेकाबू या फिर भटका हुआ कर देना। यानी कि टीवी के पार्टी के कार्यकर्ताओं का हर छोटी बात पर कंप्लेंट लिखवाना, पुलिस का बिना सोचे समझे खुद से ही आलोचनाओं पर मतलब कि कार्रवाई करने लगना, ये दोनों ऐसे कदम है जो कि प्रशासन को पटरी से उतार सकते हैं। इससे सरकार का ध्यान जो है वो असली कामकाज से हटकर जो है वो सिर्फ विरोधियों को चुप कराने में लग जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो इसका मतलब निकलता है। अब यहाँ पर आगे बताया जाता है द अलैक्रिटी विथ विच द गवर्नमेंट इज रेडी टू ट्रीट एलिगेशंस अगेंस्ट मिनिस्टर्स एज क्रिमिनल मिस इन्फॉर्मेशन और डिफेमेशन रादर दैन लेट देम टेक द नेचुरल कोर्स ऑफ सिविल सूट्स और पॉलिटिकल कंटेस्टेशन इज डिसहार्टनिंग। यानी कि ऑथर कहते हैं कि सरकार जिस अलैक्रिटी यानी कि जल्दबाजी, तेजी या फिर उत्सुकता के साथ अपने मंत्रियों पर लगे एलिगेशंस यानी कि आरोप या फिर इल्ज़ाम को सीधे क्रिमिनल मिस इन्फॉर्मेशन या फिर डिफेमेशन मान लेती है, यानी कि फौजदारी गलत जानकारी, अफवाह या फिर मतलब कि मानहानि मान लेती है, ये बहुत ही डिसहार्टनिंग है, यानी कि बहुत ही निराशजनक है, दुख देने वाली चीज़ है। यानी कि सरकार को चाहिए था कि वो इन मामलों को सिविल सूट्स यानी कि दीवानी मुकदमे या फिर सिविल कोर्ट के मामले या फिर जो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन होता है यानी कि राजनीतिक बहस या फिर चुनाव के मैदान में जवाब देना, उसे पॉलिटिकल कंटेस्टेशन कहते हैं, ठीक है, इसके जरिए नेचुरल कोर्स यानी कि स्वाभाविक तरीके से निपटने में आगे बढ़ाने देती। लेकिन उसने पुलिस और क्रिमिनल लॉस को बीच में लाना चुन लिया। यानी कि ये देखना, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये देखना बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही दर्दनाक है कि जब भी मंत्रियों पर कोई आरोप लगता है तो तब सरकार कितनी जल्दबाजी में उन्हें क्रिमिनल केसेस यानी कि मानहानि या फिर अफवाह बना देती है, जबकि सही तरीका ये होता है कि ऐसे मामलों का जवाब या तो कोर्ट में सिविल केस लड़कर दिया जाता है या फिर राजनीतिक बहस से काउंटर किया जाता है, ना कि पुलिस भेजकर लोगों को अरेस्ट करवाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर कहा जाता है अ न्यू गवर्नमेंट हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू रीराइट द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट विद द पब्लिक टू बी टॉलरेंट ऑफ डिसेंट एंड नॉट टू मिसडायरेक्ट द पावर इट इज़ वेस्टेड विथ जस्ट टू कर्ब अपोजिशन। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, ऑथर कहते हैं कि अ न्यू गवर्नमेंट यानी कि जो नया बना जो प्रशासन होता है या फिर जो नई सरकार आती है उसके पास ये शानदार अपॉर्चुनिटी, मौका होता है कि वो जनता के साथ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट यानी कि उनको दोबारा नए सिरे से रिराइट करे। यानी कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट यानी कि इंटरेक्शन या फिर जो रिश्ते के तरीके हैं उनको जो है वो दोबारा नए सिरे से जो है वो रिराइट यानी कि लिख सकते हैं, बदल सकते हैं। नई सरकार को जो है वो टॉलरेंट ऑफ डिसेंट होना चाहिए, यानी कि आलोचना या फिर जो विरोध होता है, जो अलग विचारों को जो मतलब कि जो अलग विचार के जो लोग होते हैं या फिर जो इनको इन सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, नई सरकार को बर्दाश्त करना चाहिए, टॉलरेंट करना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए, बेसिकली सरकार को टॉलरेंस उन्हें करना चाहिए। ओके, और उसे अपनी पावर यानी कि सत्ता या फिर कानूनी शक्तियों को जो जनता ने उसे दी है सिर्फ अपोजिशन को कर्ब करने यानी कि दबाने या फिर रोकने के लिए जो है वो मिसडायरेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि गलत दिशा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बताया जाता है कि जब भी कोई नई सरकार बनती है तो उसके पास जनता और आलोचनाओं के साथ एक नया यानी कि बेहतर रिश्ता बनाने का सुनहरा मौका होता है। सरकार को चाहिए कि वो विरोधी आवाज़ों को दबाने की मतलब की जगह उनके मतलब कि उन्हें सहना सीखे, यानी कि ना दबाए नहीं बल्कि उन्हें सहना सीखो, और अपोजिशन को चुप कराने के लिए पुलिस या फिर कानून की शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। तो ये जो है वो उन्हें करना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है।
आगे यहाँ पर कहा जाता है एवरी गवर्नमेंट कीन ऑन डेवलपमेंट कुड बी एनरिच बाय क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट आर्टिकुलेटेड ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स इफ इट इज़ विलिंग। यानी कि ऑथर कहते हैं कि एवरी गवर्नमेंट कीन ऑन डेवलपमेंट, यानी कि हर वो सरकार जो विकास और प्रगति के लिए गंभीर और उत्सुक है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स यानी कि सोशल मीडिया या फिर जो मतलब कि पब्लिक रैलीज है, इन पर होने वाली क्रिटिसिज्म और डिसेंट से जो है वो और ज़्यादा एनरिच हो सकती है। यानी कि इन सारी जो मतलब की आलोचना होती है, जो कमियां निकालना है, और जो डिसेंट है यानी कि जो मतभेद है, विरोधी विचार है या फिर जो असहमति है, इनसे और ज़्यादा एनरिच यानी कि समृद्ध और बेहतर या फिर मजबूत हो सकती है। लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर, इफ़ इट इज़ विलिंग, यानी कि अगर सरकार के अंदर ऐसी इच्छा शक्ति या फिर सहन शक्ति हो तो। यानी कि जो भी सरकार सच में विकास करना चाहती है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली अपनी आलोचना और विरोधी आवाज़ से बहुत कुछ सीख सकती है और अपनी कमियों को दूर करके और एक मतलब कि एक बेहतर बन सकती है। बस शर्त यह है कि उनके अंदर एक ऐसी आलोचना को सुनने और सहने की जो है वो नीयत होनी चाहिए। बस ये एक शर्त है। इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वो समझाया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा एक आखिरी सेंटेंस बचता है जिसमें कहा जा रहा है इट मस्ट रिमेंबर दैट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ हार्मफुल, ऑब्सीन एंड इनडिसेंट कंटेंट मस्ट बी बैलेंस्ड विद द ओवरवेलमिंग सुप्रीमेसी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि सरकार को ये हमेशा याद रखना चाहिए, इट मस्ट रिमेंबर, कि हार्मफुल, ऑब्सीन और ये जो इनडिसेंट कंटेंट है, यानी कि अश्लील या फिर जो बेहुदा कंटेंट है या फिर मतलब कि अभद्र टिप्पणियाँ है या फिर अमर्यादित सामग्री जो है, मतलब कि जो भी पोस्ट है, जो भी वीडियोज़ है, जो भी टिप्पणियां की जाती है, इन पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन यानी कि बंदी लगाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि जो मतलब कि हमारी बोलने की जो आज़ादी है, जो विचार रखने की जो हमारी स्वतंत्रता है, यानी कि हमारी जो आज़ादी है, उसकी ओवरवेलमिंग सुप्रीमेसी के साथ बैलेंस्ड होना चाहिए। ओवरवेलमिंग सुप्रीमेसी यानी कि ओवरवेलमिंग सुप्रीमेसी का मतलब होता है सबसे बढ़कर, सबसे अहम या फिर सर्वोपरि होना। तो उसकी सुप्रीमेसी के साथ क्या होना चाहिए, तो बैलेंस होना चाहिए। यानी कि सरकार को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि गलत, अश्लील या फिर अभद्र पोस्ट पर कानूनी रोकें लगाना अपनी जगह सही है, लेकिन इसके आड़ में नागरिकों की अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, यानी कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनको नहीं छीना जा सकता। फ्री स्पीच सबसे ऊपर है, यानी कि ये ओवरवेलमिंग सुप्रीमेसी है, और दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो लोगों से उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब कि छीन लो और आप जो है वो अपनी मनमानी का कुछ भी करते रहो। हाँ, ये सही है कि भाई आप जो है वो मतलब कि कोई अगर हार्मफुल टिप्पणियाँ कर रहा है, ऑब्सीन यानी कि कोई अश्लील बातें कह रहा है, इंडिसेंट कंटेंट कोई फैला रहा है, तो उस चीज़ पर रोक लगाई जानी चाहिए कानून के दायरे में रहकर। इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वो मतलब कि बताया गया है। तो इसी के साथ हमारा ये जो पूरा एडिटोरियल है वो यहीं पर खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये एडिटोरियल अच्छे से समझ आया हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल था। अब इसी के साथ हम जो है वो इस एडिटोरियल से यानी कि इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्विजेस लगाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमारा क्वेश्चन वो है कि टोन ऑफ द पैसेज क्या है, ऑथर का टोन क्या था थ्रू आउट द पैसेज। तो हमारे पास 5 ऑप्शंस है। सबसे पहला है अप्रिशिएटिव। तो क्या हमारे पैसेज का टोन अप्रिशिएटिव था, यानी कि क्या गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट की यहाँ पर तारीफ़ की जा रही थी, किसी चीज़ की तारीफ़ की जा रही थी? तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये पैसेज जो है वो गवर्नमेंट की तारीफ़ तो नहीं कर रहा था। ऑथर जो है वो रिपीटेडली मतलब कि पुलिस एक्शन और मिस यूज़ ऑफ पावर की मतलब कि क्रिटिसिज्म कर रहा था कि किस तरीके से जो है वो टीवी के गवर्नमेंट जो है वो मतलब कि पावर का मिसयूज कर रही है, लोगों को सिर्फ क्रिटिसिज्म के बेसिस पर अरेस्ट करके। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो अप्रिशिएटिव तो नहीं हो सकता। दूसरा हमारा आता है एनालिटिकल, विश्लेषण करने वाला। तो क्या हमारा पैसेज एनालिटिकल था, यानी कि पैसेज एनालिटिकल तो है, इसमें जो है वो एनालिसिस, लेकिन सिर्फ एनालिसिस ही नहीं है, ऑथर अपनी कंसर्न भी क्लियरली एक्सप्रेस कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए ये जो है वो इनकम्प्लीट टोन हमें दिखाई देता है, तो इसे भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। तीसरा हमारा आता है क्रिटिकल एंड कॉशनरी। ये जो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑथर जो है वो गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करता है और वार्निंग देता है कि अगर डिसेंट सप्रेस हुआ तो डेमोक्रेसी को डेंजर हो सकता है। तो ये जो पूरा पैसेज है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे हम जो है वो कंसिडर करके चलते हैं। चौथा हमारा आता है इमोशनल। क्या हमारा पैसेज इमोशनल था? ऑथर जो है वो उन्होंने जो है वो कहीं पे भी इमोशनल लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया था, मोस्टली फैक्ट्स और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ही मतलब कि डिस्कस किए जा रहे थे। तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और आखिरी हमारा ऑप्शन बचता है न्यूट्रल। दोस्तों न्यूट्रल होता तो ऑथर किसी साइड को सपोर्ट या फिर क्रिटिसाइज नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर ऑथर क्लियरली पुलिस एक्शन को प्रॉब्लमेटिक बता रहे थे, तो ये न्यूट्रल भी नहीं था। तो इन सारे ऑप्शंस को जो है वो हमारे मतलब कि ध्यान में रखते हुए हमारा जो ऑप्शन नंबर तीसरा है क्रिटिकल एंड कॉशनरी, वो हमारा जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
अब दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इंडिकेट अ वाइडर पैटर्न ऑफ सप्रेसिंग डिसेंट। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सी एक्शंस डिसेंट को सप्रेस करने का पैटर्न दिखाती है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो मतलब कि कुछ ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पुलिस टेकिंग सो मोटो एक्शंस अगेंस्ट क्रिटिक्स, यानी कि पुलिस जो है वो खुद से एक्शन लेती है। तो ये पैसेज में जो है वो बताया गया है, ये करेक्ट हो सकता है। ओके, पैसेज में सो मोटो एक्शन डायरेक्टली मेंशन है, तो ऑथर इसे जो है वो डेंजरस बेसिकली ट्रेंड बता रहे थे, तो ये भी हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है फाइलिंग क्रिमिनल केसेस ओवर क्रिटिसिज्म ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मिनिस्टर्स की क्रिटिसिज्म पर क्रिमिनल केसेस करना। तो ऑथर जो है वो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि गवर्नमेंट क्रिमिनल लॉ का मिसयूज कर रही है, तो ये भी जो है वो मतलब कि कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी भी बातें हमारे पैसेज में कही गई थी। तीसरा आता है इनकरेजिंग सिविल डिफेमेशन सूट्स इंस्टेड ऑफ क्रिमिनल लॉ, यानी कि क्रिमिनल लॉ की जगह सिविल सूट्स को इनकरेज करना। तो ये हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि पैसेज इसका अपोजिट बोलता है। ऑथर कहते हैं कि सिविल सूट्स को जो है वो मतलब कि ये बेटर ऑप्शन हो सकता है, गवर्नमेंट जो है वो उन्हें अवॉइड कर रही है, इस तरीके से बताया गया था। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन आता है अरेस्टिंग पीपल ओवर सोशल मीडिया पोस्ट, यानी कि सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म पर लोगों को अरेस्ट कर लेना। तो ये भी हमारा जो है वो करेक्ट हो सकता है, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब रिमार्क्स के बेसिस पर जो है वो मतलब कि कुछ अरेस्ट जो है वो किए गए थे। तो ये तो डायरेक्ट एग्जाम्पल हो गया, इसे भी हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। और हमारा लास्ट ऑप्शन आता है अलाउिंग क्रिटिसिज्म विदाउट लीगल एक्शन, यानी कि क्रिटिसिज्म को बिना लीगल एक्शन के अलाउ करना। तो ये तो हमारा रॉन्ग है, क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म फ्रीली अलाउ होता तो ऑथर कंसर्न ही नहीं रेज करते। ठीक है, क्रिटिसिज्म अगर फ्रीली ही अलाउ होता तो इतने सारे अरेस्ट ही नहीं होते, तो ये एडिटोरियल ही नहीं लिखा जाता, कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो यहाँ पर इन सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला है, दूसरा है और जो चौथा है, जहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हमारे करेक्ट है। ठीक है, यानी कि पुलिस का खुद से एक्शन लेना, मिनिस्टर्स की क्रिटिसिज्म पर क्रिमिनल केसेस करना, सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म पर अरेस्ट करना लोगों को, तो ये सारे हमारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, तो करेक्ट हो जाते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजनेबली बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी कि पैसेज से कौन सा इन्फरेंस लॉजिकली निकाला जा सकता है। यहाँ पर आपके पास सामने ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन आता है द ऑथर बिलीव्स क्रिटिसिज्म स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, यानी कि क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो भाई ये करेक्ट है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ में ऑथर बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को क्या करता है, तो एनरिच करता है, तो इसे हम कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा ऑप्शन आता है द ऑथर सपोर्ट्स अनरेस्ट्रिक्टेड स्पीच इन एवरी सिचुएशन, यानी कि हर सिचुएशन में अनलिमिटेड स्पीच होनी चाहिए। तो ये तो रॉन्ग है, ऑथर क्लियरली बोलते हैं कि हार्मफुल और ऑब्सिन कंटेंट रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, अनलिमिटेड स्पीच नहीं, इस तरीके से। ओके, तीसरा हमारा ऑप्शन आता है द ऑथर कंसिडर्स क्रिमिनल लॉ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट पॉलिटिकल रेप्यूटेशन, यानी कि पॉलिटिकल रेप्यूटेशन प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिमिनल लॉ सबसे बेस्ट है। तो ये भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि इसका एग्जैक्टली अपोजिट बोला गया था। ऑथर क्रिमिनल लॉ के मिसयूज की क्रिटिसिज्म करता है। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन आता है द ऑथर बिलीव्स गवर्नमेंट शुड टॉलरेट डिसेंट, यानी कि गवर्नमेंट को डिसेंट जो है वो टॉलरेट करना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो हम करेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि ये पैसेज का जो है वो सेंट्रल मैसेज है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि लोगों को जो है वो मतलब कि क्रिटिसिज्म के बेसिस पर सिर्फ अरेस्ट नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि वो जो डिसेंट है, वो जो उनकी नाराजगी या फिर जो असहमति है, उसे थोड़ा बहुत सहन भी करना चाहिए। चाहे तो उसके लिए जो है वो आप मतलब कि कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, लेकिन लोगों को गिरफ्तार करना ये सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है हम वो कंसिडर करके चलेंगे। हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो। आखिरी हमारा एक ऑप्शन बचता है द ऑथर वांट्स कंप्लीट अबॉलिशन ऑफ साइबर लॉज। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि साइबर लॉज रिमूव करने की बात ही नहीं हुई थी, सिर्फ मिसयूज़ की बात हुई थी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला है क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है वो वाला, और ऑप्शन नंबर जो चौथा है हमारा गवर्नमेंट्स को डिसेंट टॉलरेट करना चाहिए, ये दोनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट होंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है विच अजम्पशन इज नेसेसरी फॉर द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, यानी कि ऑथर के आर्ग्यूमेंट चलने के लिए कौन से हिडन अजम्पशन ज़रूरी थी या फिर ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शंस है। सबसे पहला हमारा आता है डेमोक्रेसी सर्वाइव्स ओनली व्हेन डिसेंट इज प्रोटेक्टेड, यानी कि डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव करती है जब डिसेंट प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये हमारा जो है वो हम कंसिडर करके चल सकते हैं। अगर डिसेंट इंपॉर्टेंट ही नहीं होता तो ऑथर का जो पूरा आर्ग्यूमेंट है वही कोलैप्स हो जाता, क्योंकि डिसेंट के ऊपर ही तो पूरी बात हो रही थी कि भाई मतलब कि यानी कि लोगों की जो नाराज़गी है,
नाराज़गी व्यक्त करना, किसी चीज़ को गलत ठहराना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर जो है वो मतलब कि लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है कहीं पे भी, पोस्ट डाल रहा है कहीं पे भी, तो उसके लिए जो है वो लोगों को क्या किया जा रहा था, चाहे वो मंत्री हो, आम नागरिक हो, कैसा भी हो, तो उसे अरेस्ट किया जा रहा था। तो डिसेंट के ऊपर ही जो है वो हमारी पूरी ये जो डिस्कशन है वो बेस्ड थी। अगर यही नहीं होती तो मतलब कि एडिटोरियल होने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है एवरी क्रिटिसिज्म मेड ऑनलाइन इज ट्रू, यानी कि ऑनलाइन क्रिटिसिज्म हमेशा सच होता है। तो ये रॉन्ग है, ऑथर कभी भी नहीं बोलता कि हर एलिगेशन हमेशा ट्रू ही होता है, सच ही होता है। तीसरा आता है मिनिस्टर्स नेवर डिजर्व लीगल प्रोटेक्शन, यानी कि मिनिस्टर्स को कभी भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी भी बात कहीं पे भी नहीं कही गई थी। लीगल प्रोटेक्शन और क्रिमिनल मिसयूज दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। चौथा हमारा आता है कि पुलिस शुड नेवर इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम्स, यानी कि पुलिस को साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेट नहीं करने चाहिए। तो ये भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करना पुलिस का ही काम होता है। मिसयूज प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, मिसयूज है, ना कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। पांचवा हमारा ऑप्शन आता है हर गवर्नमेंट ऑथोरिटेरियन बन जाती है, यानी कि एवरी गवर्नमेंट बिकम्स ऑथोरिटेरियन, यानी कि ये भी गलत है। ये तो ओवर जनरलाइजेशन हो गया, ठीक है, कुछ किसी चीज़ को ओवर बताया जा रहा है। यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला है, डेमोक्रेसी सर्वाइव्स ओनली व्हेन डिसेंट इज प्रोटेक्टेड, तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे एक हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है विच स्टेटमेंट इज नॉट सपोर्टेड बाय द पैसेज। यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पैसेज जो है वो इनमें से किस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता, यानी कि बेसिकली ये समझ लीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट हमारे पैसेज में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब कि इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग चॉइस है, ठीक है। पैसेज सपोर्ट करता है इस चीज़ को। हार्मफुल कंटेंट कैन बी रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि हार्मफुल कंटेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो ये लास्ट लाइन में जो है वो डायरेक्टली मेंशन किया गया है, तो इसे भी हम जो है वो एलिमिनेट करेंगे। तीसरा हमारा आता है एवरी क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज नेसेसरीली फॉल्स, यानी कि गवर्नमेंट की हर क्रिटिसिज्म झूठ होती है। तो ये हमारा जो है वो हम कंसिडर करके चल सकते हैं, क्योंकि ऑथर कभी भी नहीं बोलता कि क्रिटिसिज्म ऑलवेज फॉल्स होती है, झूठी होती है। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। तो इसे हम कंसिडर करके चलते हैं। अगला हमारा ऑप्शन आता है गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होनी चाहिए। तो ये भी हमारा मतलब कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्टली सपोर्टेड है, हमारे इसमें बोला गया है, ठीक है, एडिटोरियल में। या फिर हमारा 5वां ऑप्शन आता है क्रिमिनल लॉ का मिसयूज हो सकता है। तो ये भी जो है वो रिपीटेडली डिस्कस किया गया है, तो ये भी जो है वो हमारा रॉन्ग चॉइस होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा हमारा तीसरा ऑप्शन, ठीक है, जहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट की हर क्रिटिसिज्म झूठी होती है। तो ये जो बात है वो कहीं पर भी हमारे पैराग्राफ में, यानी कि हमारे एडिटोरियल में डिस्कस नहीं की गई थी। तो ये जो है वो स्टेटमेंट हमारे पैसेज को सपोर्ट नहीं करता है। इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हमारे जो सारे क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का एडिटोरियल और ये जो क्विजेस है वो अच्छे से समझ आए हो, आप सॉल्व भी कर पाए हो। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे इस पूरे पैसेज में, यानी कि एडिटोरियल में जो आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो कैप जो है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको एक बार रिविजन भी मिल जाए और हम जो है वो अच्छे से उन वर्ड को डिटेल में समझ भी पाए। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा था डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो ये हमारे पास नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी इंसान का नेचुरल नेचर, एटीट्यूड या फिर उसका बिहेवियर, यानी कि वो जनरली सिचुएशंस में कैसा रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, तो उसे हम डिस्पोजिशन कहते हैं। ये टेम्पररी मूड नहीं होता है, बल्कि किसी पर्सन की ओवरऑल पर्सनैलिटी या फिर टेंडेंसी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए सिंपल लैंग्वेज में बस आप इतना ध्यान रखिए कि डिस्पोजिशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति या फिर उसका नेचुरल एटीट्यूड, तो उसे हम कहते हैं डिस्पोजिशन। अगला हमारा वर्ड आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है? तो नाउन है। इसका मतलब होता है कि दूसरों के व्यूज़, बिलीव्स, ओपिनियंस या फिर बिहेवियर को एक्सेप्ट करना, रिस्पेक्ट करना, सहना, बेसिकली चाहे आप उसे एग्री ना करते हो लेकिन एक बार के लिए आप उससे सह जाओ, तो उसे हम टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। टॉलरेंस का मतलब ये नहीं कि आप किसी बात को समझ यानी कि सही नहीं मानते हो, बल्कि आप उसे पीसफुली एग्जिस्ट करने देते हो कि भाई तुम्हारा मानना है तो ठीक है, मेरा नहीं मानना, लेकिन मैं तुम्हें जो है वो नाराज़ नहीं करूंगा कि मैं तुम्हारी बात को नहीं मान रहा, ठीक है। इस तरीके से यानी कि सहनशीलता जिसे हम कह सकते हैं, दूसरों के विचारों को बर्दाश्त करने की क्षमता, उसे हम कहते हैं टॉलरेंस। अगला हमारा वर्ड आता है डिसेंट। डिसेंट ये जो है वो नाउन और वर्ब दोनों ही तरीके से यूज हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी डिसीजन, ओपिनियन, पॉलिसी या फिर अथॉरिटी से ओपनली डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस करना। डेमोक्रेसी में डिसेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी से असहमति जताना, ठीक है। नाउन के जब सेंस में हम डिसेंट का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है सिर्फ असहमति। वर्ब के सेंस में जब यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है असहमति जताना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि डिसेंट यानी क्या होता है।
अगला हमारा वर्ड आता है अपहोल्डिंग। अपहोल्डिंग ये जो है वो वर्ब है, ये पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अपहोल्ड है, ठीक है। अपहोल्ड का मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है अपहोल्ड, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये वर्ब है। अपहोल्डिंग का मतलब होता है कि किसी रूल, लॉ, प्रिंसिपल या फिर वैल्यू को प्रोटेक्ट, सपोर्ट या फिर मेंटेन करना, यानी किसी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को मजबूती से फॉलो या फिर डिफेंड करना। यानी कि अपहोल्डिंग का सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है बनाए रखना, सुरक्षित रखना, समर्थन करना बेसिकली, तो उसे हम जो है वो अपहोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा वर्ड आता है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी क्या है, तो एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि ऐसी बात या फिर ऐसा कमेंट जो किसी की इंसल्ट करे, उसकी इमेज को नीचा दिखाए या फिर डिसरिस्पेक्ट करे, नुकसान पहुंचाए, तो उसे हम डेरोगेटरी कहते हैं, ठीक है। यानी कि अपमानजनक, नीचा दिखाने वाला, तो उसे क्या कहा जाता है, डेरोगेटरी उसे कहा जाता है। अगला हमारा वर्ड आता है ऑथोरिटेरियनिज्म। ये है नाउन, ठीक है। ऑथोरिटेरियनिज्म एक ऐसे सिस्टम या फिर लीडरशिप को कहते हैं जहाँ पर पावर बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटी के पास होती है और अपोजिशन या फिर क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं किया जाता, यानी कि तानाशाही प्रवृत्ति जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर अधिकारवादी शासन, उसे हम कहेंगे ऑथोरिटेरियनिज्म। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। अगला हमारा वर्ड आता है इन्वोक। दोस्तों इन्वोक ये जो है वो वर्ब है और ये पास्ट टेंस ऑफ इन्वोक है। यहाँ पर हमने जो है वो मतलब कि डी यूज़ किया है लास्ट में, तो हम जो है वो पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं इसकी। ये हमारा जो है वो मतलब कि ओरिजिनल वर्ड ऐसा यूज़ हुआ था, इसलिए हम जो है वो इसी वर्ड को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी लॉ, रूल, पावर या फिर अथॉरिटी को ऑफिशियली यानी कि उसे अप्लाई करना, ठीक है, ऑफिशियली यूज़ या फिर अप्लाई करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वोक करना हम उसे कहेंगे, यानी कि लागू किया, इस्तेमाल किया, किसी चीज़ का सहारा लिया, ठीक है, तो उसे इन्वोक करना कहते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है काडर। काडर का क्या मतलब होता है, ये नाउन है। काडर का मतलब होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर मूवमेंट के डेडिकेटेड और एक्टिव मेंबर्स का ग्रुप, उसे हम कहते हैं काडर, ओके। ये ऑर्डिनरी सपोर्ट से ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं, यानी कि सक्रिय कार्यकर्ताओं का समूह, उसे हम कह सकते हैं काडर, ओके। इसके बाद हमारा एक अगला इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जो कि हमने एडिटोरियल में पढ़ा था, वो है सुओ मोटो। दोस्तों ये एक लैटिन फ्रेज है, ठीक है, एक लीगल एक्सप्रेशन है, लैटिन फ्रेज है ये एक। सुओ मोटो का मतलब होता है कि जब कोई कोर्ट या फिर अथॉरिटी बिना किसी ऑफिशियल कंप्लेंट के खुद से एक्शन ले लेती है, तो उसे हम सुओ मोटो कहते हैं, ठीक है, अपने आप से एक्शन ले लेना, यानी कि किसी के कहने का वेट नहीं किया जाता, इसमें खुद से लिया गया आधिकारिक एक्शन उसे कहा जाता है सुओ मोटो। अगला हमारा वर्ड आता है अलैक्रिटी। अलैक्रिटी क्या है, तो नाउन है, इसका मतलब होता है बहुत ही जल्दी, उत्साह और रेडीनेस के साथ कोई काम करना, ओके। तत्परता जिसे हम कह सकते हैं, फुर्ती या फिर तुरंत तैयारी, उसे कहा जाता है अलैक्रिटी। अगला हमारा वर्ड आता है डेफेमेशन। डेफेमेशन ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी के बारे में ऐसी बात कहना या फिर किसी के बारे में ऐसी बातें पब्लिश करना, लिखना, जिससे उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता हो, यानी कि मानहानि, बदनामी जिसे हम कह सकते हैं, तो वो होता है डेफेमेशन। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कंटेस्टेशन। कंटेस्टेशन भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी इशू या फिर डिसीजन को चैलेंज करना या फिर उसके अगेंस्ट डिसएग्रीमेंट या फिर डिबेट होना, विवाद होना, चुनौती होना, विरोध करना, उसे हम कहते हैं कंटेस्टेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा वर्ड आता है वेस्टेड। वेस्टेड ये एक एग्जेक्टिव है, ठीक है, वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है। तो वेस्टेड का मतलब होता है कि ऑफिशियली किसी को पावर, राइट या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ होना, उसे हम वेस्टेड कहते हैं। जैसे कि हमारे संविधान ने जो है वो गवर्नमेंट को कुछ पावर जो है वो वेस्टेड की है, यानी कि दी है, यानी कि प्रदान की है, अधिकार दिया है, तो उसे हम वेस्टेड कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा वर्ड आता है कर्ब। कर्ब का क्या मतलब होता है, तो ये नाउन और वर्ब दोनों ही तरीके से यूज़ हो सकता है। कर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी चीज़ को रोक लेना या फिर किसी चीज़ को लिमिट कर देना, तो उसे हम कर्ब कहते हैं, ठीक है। वर्ब के सेंस में जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है रोकना, नियंत्रित करना, और नाउन के सेंस में जब हम इसका यूज़ करते हैं तो होता है इसका मतलब नियंत्रण या फिर रोक, ठीक है, उसे हम बंधन जिसे हम कह सकते हैं, तो ये होता है कर्ब। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है आर्टिकुलेटेड। इसका मतलब क्या होता है, तो ये एक पहले वर्ड हमारा ये जो मतलब कि वर्ब है और ये पास्ट टेंस ऑफ आर्टिकुलेट है, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेटेड, इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ या फिर अपने ओपिनियंस को क्लियरली और इफेक्टिवली एक्सप्रेस करना, ओके, स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, तो उसे हम कहते हैं आर्टिकुलेट करना, आर्टिकुलेटेड, ओके, इस तरीके से। अगला हमारा वर्ड आता है ऑब्सीन। ऑब्सीन ये एक एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज, ऐसी कोई इमेज या फिर ऐसा कोई कंटेंट जो कि मतलब कि सेक्सुअल या फिर मॉरल स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑफेंसिव या फिर अश्लील माना जाए, तो उसे हम जो है वो ऑब्सीन कहते हैं, अश्लील या फिर भद्दे स्वरूप का, ठीक है, उसे कहा जाता है ऑब्सीन। अगला हमारा वर्ड आता है इनडिसेंट। इनडिसेंट ये एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऐसा कोई बिहेवियर, ऐसी कोई लैंग्वेज, ऐसा कोई कंटेंट जो कि सोशली एक्सेप्टेबल ना हो या फिर जो मतलब कि डिसिप्लिन के अगेंस्ट हो, तो उसे हम जो है वो इनडिसेंट कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इनडिसेंट चीज़ें जो है वो ऑब्सीन ही हो, लेकिन इनअप्रोप्रिएट हो सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि अशोभनीय, अनुचित जिसे हम कहते हैं, उन्हें कहा जाता है इनडिसेंट।
और हमारा लास्ट वर्ड आता है ओवरवेलमिंग। ये क्या है? तो एग्जेक्टिव है। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट, या फिर इतना अधिक कि उसके सामने बाकी चीज़ें बहुत ही छोटी लगने लगे, तो उसे हम ओवरवेलमिंग कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है या फिर टेलीग्राम की आपको लिंक नहीं पता है, तो टेलीग्राम की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। और साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।